Hello guys, I welcome you all to my channel eStudy Zone. I request my subscribers to press the bell icon so that you will notified whenever I upload a new video. And those who have not subscribed my channel yet, please subscribe and let's get started. In previous videos, we discussed about general introduction of force, balanced and unbalanced forces, inertia, types of inertia and Newton's first law of motion. So in this video we are starting Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चलता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो विदाउट एनी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मतलब वो अपने आप मूव नहीं होता. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो कि अनबैलेंस्ड हो वो रिक्वायर होता ही है उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए, उसको मूव करने के लिए. फोर्स इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड. तो अब जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो देयर विल बी ऑलवेज एक्सीलरेशन, बिकॉज एक्सीलरेशन इज व्हाट? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू टाइम तो उसकी एक्सीलरेशन भी होगी. सो हमने जो एक्सीलरेशन है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, अब हम ये डिस्कस करेंगे. तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि अपनी डे टू डे लाइफ में आपने नोटिस किए होंगे. जैसे कि जब टेबल टेनिस का प्लेयर जब वो गेम खेलता है, अगर उसको बॉल हिट भी हो जाती है, मतलब अगर उसको बॉल लग भी जाती है तो उसको इतनी हर्ट नहीं होती होगी. जबकि जब कोई क्रिकेटर गेम खेलता है अगर उसको बॉल लग जाए तो वो उसको हिट होगी. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है वेलोसिटी का, क्योंकि जो टेबल टेनिस का गेम है यू वेरी वेल नो अबाउट दैट कि बॉल की वेलोसिटी कितनी होती है एंड क्रिकेट में बॉल की वेलोसिटी क्या होती है. तो क्रिकेट में हर्ट करेगी. तो इस एग्जांपल में वेलोसिटी का जो इम्पोर्टेंट रोल है एक्सीलरेशन में. और एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि ट्रक खड़ा है कोई भी रोड पे, वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है. तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो रेस्ट पे है तो. लेकिन जब वो थोड़ा सा भी मूव करेगा, मीन्स जब वो मूव करेगा थोड़ा सा भी, अगर उसकी स्पीड बिल्कुल लो होगी, जैसे 5 मीटर पर सेकंड लगा लो, तो कोई भी पर्सन है जो पाथ पे खड़ा है वो उसको आसानी से मार सकता है, उसको हर्ट हो सकता है. तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये वेलोसिटी का है. और साथ ही साथ ट्रक का मास भी कितना हैवी होता है, तो मास भी डिपेंड करता है. और मास अगर कम भी हो तो वो, अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो तो भी वो अफेक्ट कर सकता है. जैसे बुलेट का एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल स्मॉल मास की बुलेट होती है बट अगर वो कितनी हाई वेलोसिटी से वो फायर की जाती है तो वो बंदे को किल कर देती है, सबको पता है. तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इम्पैक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट्स पे, मास और वेलोसिटी दोनों का मेन रोल होता है. तो ज़रूर ऐसी भी कोई क्वांटिटी होगी दो जो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करती है, एंड दैट क्वांटिटी इज़ मोमेंटम. हेयर वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू क्वांटिटी मोमेंटम. मोमेंटम इज़, मोमेंटम क्या, मास और वेलोसिटी दोनों को रिलेट करती है आपस में. सो मोमेंटम इज़ बेसिकली, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी. तो मैम जो मोमेंटम होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी यू विल बी नोइंग दैट व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़. क्वांटिटीज़ बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं. स्केलर क्वांटिटीज़, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़. जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है. बट जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती. सो यहाँ पे हम बात करते हैं मोमेंटम की. उसकी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है. सो
जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की होगी। मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा। और जो मोमेंटम की यूनिट है, मोमेंटम की एसआई यूनिट, मोमेंटम मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। सो मोमेंटम की एसआई यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो अब ये क्लियर हो गया है कि जब भी फोर्स अप्लाई होता है तो चेंज ऑफ मोमेंटम होता ही है। मतलब when there is a force, there will be obviously change in momentum. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का ही। जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के साथ हमेशा होता है, बट अब हम एग्जांपल लेंगे जैसे एक कार है, कोई भी कार है जो कि सड़क पे खड़ी है, उसकी बैटरी डेड है या फिर वो किसी भी वजह से चल नहीं पा रही, वो रुकी हुई है, उसकी बैटरी डेड है, लगा लो यही एग्जांपल है। जब कोई दो पर्सन्स उसको कार को एकदम से सडन पुश देंगे, सडन पुश मतलब एकदम से धक्का देंगे उस कार को, तो वो क्या स्टार्ट होगी? नहीं। लेकिन जब कोई भी मतलब एक व्यक्ति उसको काफ़ी समय तक पुश करेगा, कॉन्टिन्यूसली पुश करेगा, तो चांसेस हैं कि वो कार स्टार्ट हो जाए, उसको एसिलरेशन मिले, मतलब एसिलरेशन मिलेगी कार को कॉन्टिन्यूस पुश से, कि उसकी चेंज इन वेलोसिटी में फिर चेंज आएगा, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमें क्या पता चलता है, जो चेंज ऑफ मोमेंटम है कार का वो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस टाइम पे भी डिपेंड करता है जितने में फोर्स लगाया गया है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम not only depends upon magnitude of force but also depends upon the time during which force is exerted. तो अब यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, हम इसको लिखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of force। मतलब जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, रेट ऑफ चेंज का मतलब है यहाँ पे टाइम से है, कि टाइम पे भी डिपेंड करता है। अब आई होप आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाया है। तो अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। यहाँ पे हमने नई क्वांटिटी भी सीखी है, एक मोमेंटम। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। लेट मी हाईलाइट हियर। ये इसकी डेफिनेशन है। हम सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट, सपोज एन ऑब्जेक्ट
जिसका मास है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय v। तो अब उस जो ऑब्जेक्ट है उस पे क्या कॉन्टिन्यूस कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो आपको पता है कि जब भी उस पे फोर्स लग रहा है तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। सो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u, सो फाइनल मोमेंटम is equals to m into v because this is final velocity. So now what will be the change in momentum? Change in momentum क्या होगा? is equal to change in momentum की इक्वल किसके इक्वल है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कितना मोमेंटम चेंज हुआ है? फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, m इंटू v माइनस यू। m हमने कॉमन लिया है, ठीक है। सो अब हम टाइम को भी इसके साथ रिलेट करेंगे, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? v माइनस यू अपॉन टी, ये v है। ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो अप्लाइड फोर्स हमने क्या पढ़ा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पे कितना फोर्स लग रहा है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स क्या होगा? मोमेंटम ये है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया फोर्स। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k आ जाएगा, k इंटू m v माइनस यू अपॉन टी। k क्या है यहाँ? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है k यहाँ पे। सो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये मास इंटू एफ। तो अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। पहले एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी, आप सबको पता है। और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो जो ये है वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे एक और चीज़ है k इंटू एम। जो वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन। वो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे आ जाएगा a। यहाँ पे a क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन होती क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो यहाँ पे आ गया a। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? यहाँ पे फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? मास की एसआई यूनिट केजी और एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस क्योंकि ये ऊपर आ गया। या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से। फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, एन से। सो जो 1 यूनिट ऑफ फोर्स है, यहाँ पे अगर k की वैल्यू 1 होगी तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। 1 kg मास जिसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका फोर्स डिफाइन किया जाएगा 1 यूनिट ऑफ फोर्स। और फोर्स की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका सिंबल है एन।
अब ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम इसकी एप्लीकेशंस पे डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस या फिर डे टू डे लाइफ में इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सो पहले मैं बात करती हूँ, क्रिकेट बॉल की बात कर लेती हूँ। सो आपने नोटिस किया होगा जब क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेटर शॉट मारता है तो बॉल कैच करते टाइम, जैसे ये बॉल है, इसको कैच करते टाइम जैसे ये हाथ है, तो जो फील्डर है जो जो कैच करता है वो अपने हाथों को नीचे ले लेता है, नीचे की तरफ ले लेता है बॉल को। ताकि वो नीचे क्यों लेता है? टू इंक्रीज द टाइम, क्योंकि टाइम को इंक्रीज करने के लिए वो अपने हाथ नीचे ले लेता है ताकि जो बॉल की जो एक्सीलरेशन है वो डिक्रीज हो जाए, मतलब बॉल की वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डिक्रीज हो जाए, मतलब बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो उसके हाथों पे इट विल हर्ट लेस, तो उसके हाथों पे चोट नहीं लगेगी। अगर वो नहीं पीछे लेगा अपने हाथों को, तो बॉल की वेलोसिटी क्या होती है? हाई। तो वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उसके हाथों में आएगी और उसके हाथ हर्ट हो सकते हैं। तो अब जब वो हाथों को नीचे नहीं लेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज़्यादा होगा ना। तो ये एक एप्लीकेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स हाई जंप जो करते हैं, तो जो एथलीट्स होते हैं वो जो हाई जंप करते हैं, वो उनको ये नहीं है कि भाई उनको सैंड बेड पे हाई जंप कराए जाते हैं। ये नहीं कि ईंट कंक्रीट पत्थर वाले उस पे मैदान पे वो हाई जंप मारेंगे तो उनको कितना हर्ट होगा। तो ये भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन का है कि अगर वो हाई जंप इस पे मारेंगे सैंड बेड पे, तो जो वेलोसिटी का टाइम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि उनको हर्ट कम होगा। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड एक 9th क्लास का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड सम न्यूमेरिकल्स वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। If you like this video then please do share it and subscribe my YouTube channel. Thank you.